हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं मनीष राज, आपका एमआर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, नीट में फिजिक्स से किसी चैप्टर से सवाल नहीं पूछे जाते। चैप्टर्स में तो बहुत सारे टॉपिक होते हैं, पढ़ना आपको सारी कंसेप्चुअली, बट नीट उस चैप्टर में से दो टॉपिक उठा के हर साल वही से सवाल पूछता है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया ये चीज, तो मैं आपको महसूस कराने की कोशिश करता हूं। आप पेपर ही नहीं देखते नीट का। कोई भी चैप्टर बताइए आप। एग्जांपल करंट इलेक्ट्रिसिटी ले लेते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से हर साल एक सवाल पूछा जाता है। गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर वायर, मीटर ब्रिज, बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज, पावर बल्ब के कंसेप्ट से हर साल सवाल आता है। गेट, लॉजिक गेट, मैं आपको बता दूं डिब्रॉगली वेवलेंथ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से एक सवाल जरूर होता है। तो ये टॉपिक ही तो हुए साहब। 10 टॉपिक तो मैं ऐसे भी लिख के दे दूं, अभी बोल देता हूं ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, गेट, लॉजिक गेट, नेक्स्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डिब्रॉगली वेवलेंथ, और ये वाईडीएससी में यंग डबल स्लिट डिफ्रैक्शन। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। जैसे कि मैंने आपको रोटेशनल मोशन में भी समझाया है, तीन ही टॉपिक बताया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इंक्लाइन प्लेन पे रोलिंग मोशन एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट। अब बोलेंगे सर काइनेमेटिक्स आपने नहीं बताया। बेटा काइनेमेटिक्स एंड लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क एनर्जी पावर, ये तीनों ही ऐसे चैप्टर हैं जो पूरे फिजिक्स का बेस है। इसमें फॉर्मूले बहुत कम होते हैं, तो एग्जैक्टली मैं टॉपिक नहीं बता सकता इसमें, है ना। और ये आप बिना पढ़े जा भी नहीं सकते, क्योंकि इसको नहीं पढ़ेंगे तो आगे का फिजिक्स ही आपको समझ नहीं आएगा। तो बस यही कुछ चैप्टर्स हैं, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स, वर्क एनर्जी पावर, जिसमें मैं एग्जैक्टली टॉपिक नहीं बता सकता, वरना हर चैप्टर में आपको मैं 3 टॉपिक बता दूंगा। वहां से ही सवाल पूछे जाते हैं। जैसे मैं ग्रेविटेशन की बात कर रहा हूं, ग्रेविटेशन में आप महसूस कीजिए, जाके लास्ट के पेपर देखिए। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जाके देखिए। अल्टरनेट आपको सवाल दिख जाएगा, अल्टरनेट सवाल दिख जाएगा, लिख के बोल रहा हूं, जाके देख ले। नेक्स्ट एस्केप वेलोसिटी के कांसेप्ट से सेकंड लेक्चर में पढ़ा है, और आज के लेक्चर में जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं उससे तो सवाल आएगा ही आएगा। अगर आप ग्रेविटेशन के लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक उठाते हैं, तो ग्रेविटेशन के 20 सवाल में से 20 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चन होगा आज के टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, केपलर्स लॉ एंड सैटेलाइट मोशन। केपलर्स लॉ एंड सैटेलाइट मोशन क्या है केपलर्स लॉ? तो देखो साहब, जनरली हम अर्थ पे बैठते हैं तो हमें दिखाई देता है कि सन पूरब से उगता है और पश्चिम में जाके डूब जाता है। लेकिन केपलर साहब इतने फ्री थे कि आराम से बैठ के सदियों तक सूरज को देखते रहे, आराम से देखते रहे। देखते देखते अचानक उनको महसूस होगा कि अरे यार कुछ गड़बड़ है, और दुनिया वालों को कहने लगे कि देखो भैया, सूरज नहीं घूम रहा, हम घूम रहे हैं। अब पूरी दुनिया को तो ऐसा ही लगता था कि धरती विराम में है। सर कैसे बेवकूफ लोग थे। अरे भाई तू भी सोच, आज से 500, 300, 400 साल पहले लोग यही सोचते थे ना कि सूरज उनको घूमता हुआ दिखाई देता था। लेकिन ऐसा असल में था नहीं, और केपलर ने ये लॉ दिया। क्या केपलर इसको प्रूव कर सकता है क्या कि सन रेस्ट में है और अर्थ घूम रहा है? नहीं, ये उसका ऑब्जर्वेशन है, ये लॉ है। एंड लॉ कैन नॉट बी प्रूव्ड। लॉ कैन बी वेरीफाइड बट कैन नॉट बी प्रूव्ड। तो ध्यान रखिएगा, 3 लॉ दिए थे उसने। बेसिक लॉ प्लैनेटरी मोशन, प्लैनेट के मोशन के लिए उसने लॉ दिया था। याद रखिएगा, किसी भी सैटेलाइट के मोशन के लिए इसको मत चिपका दीजिएगा। प्लैनेट के लिए प्लैनेटरी मोशन गिवन बाय द केपलर एज अ फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ ऑर्बिट। वो कहता है कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ वेयर सन इज एट वन ऑफ इट्स फोकस। देखो इलिप्स के 2 फोकस होते हैं, यहां पे एक पे सन है और एक खाली है, वहां पे कोई नहीं है। तो जब इलिप्स पे चलना ही था किसी भी प्लेनेट को, अर्थ और किसी भी प्लेनेट को, तो सर्कुलर में क्यों नहीं चला साहब? और अगर वो सर्कुलर में चलता तो उसके चलने में और इलिप्स के चलने में क्या फर्क होगा, उसको एक बार अपन महसूस करते हैं। देखो ये है बेटा सर्कुलर पाथ, और ये है आपका इलिप्टिकल पाथ। इसको फील करिए, अलग से मैं बना देता हूं, इसको फील करिए क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस साहब ये है कि सर्कल में वाई के लॉन्ग अगर डायमीटर देखे या रेडियस देखे, और एक्स के लॉन्ग सेम होगा। देखो रेडियस आर, एक्स के लॉन्ग सेंटर से सर्कमफ्रेंस की डिस्टेंस, और वाई के लॉन्ग सर्कमफ्रेंस की डिस्टेंस सेम होगी। लेकिन इलिप्स में क्या होता है कि यहां से यहां के डिस्टेंस को अगर मैं कहता हूं 2a है, मतलब ये सेमी मेजर रेडियस हो गया, सेमी मेजर रेडियस हो गया a, सॉरी डायमीटर हो गया 2a, तो रेडियस क्या होगा a। अरे भाई यहां से सेंटर है तो ये डिस्टेंस a होगा ना यार, और सेमी माइनर
एक्सिस के लॉन्ग इसका रेडियस होता है b, तो डायमीटर हो जाएगा 2b। इस इलिप्स का सेंटर यहां पे होगा। लेकिन ये केपलर साहब कहते हैं कि इलिप्स पे तो घूमता है, वो बात तो तय है, और सन इसके सेंटर पे भी नहीं होता, सन इसके एक फोकस पे होता है, यहां पे कहीं सन पाया जाता है। और इसके अराउंड सारे प्लेनेट, जैसे अर्थ भी एक सैटेलाइट है, और इसी तरीके से सारे प्लेनेट एक सैटेलाइट है। अर्थ इज अ प्लेनेट और सैटेलाइट। मतलब अर्थ है क्या? व्हाट इज अर्थ? अर्थ क्या है? अर्थ इज अ सैटेलाइट। अर्थ इज अ सैटेलाइट। क्या बात कर रहे हो सर, अर्थ सैटेलाइट है? सैटेलाइट तो होता है चंद्रयान, ये सब सैटेलाइट, अर्थ थोड़ी ना सैटेलाइट है। अर्थ इज अ नेचुरल सैटेलाइट। अर्थ इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ सन। देखो, कोई भी भारी ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी प्लेटनरी, मतलब बहुत हेवी ऑब्जेक्ट के आसपास कोई चीज घूमता है तो हम उसको कहते हैं सैटेलाइट। जैसे तू रामलाल है, मैं उठा के फेंक दूं, और इतनी ज्यादा स्पीड से मैंने फेंका कि तू अर्थ के चारों तरफ घूमता ही रह गया जीवन भर। तेरे अंदर पेट्रोल डालने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? जैसे कहते हैं कि सैटेलाइट का मोशन अराउंड द अर्थ एक एक्टिव इंस्ट्रूमेंट है कि पैसिव? मतलब गाड़ी को चलाने के लिए तुम्हें खुद जब चलते रहोगे तो तुम्हें भी भोजन चाहिए, एनर्जी चाहिए, लेकिन एक सैटेलाइट को चारों तरफ घुमाते रहने के लिए कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है। वो एनर्जी कौन दे रहा है? मान लो अर्थ चारों तरफ घूम रहा है यहाँ पे, या कोई भी प्लेनेट इलेक्ट्रिकल पाथ में घूम रहा है, क्या वहां पे जाके पेट्रोल डालता है? अरे भैया, अर्थ का पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल डाल दो। नहीं, वो लगातार घूमता जा रहा है, उसमें इतनी एनर्जी हो रही है, खर्च हो रही है, एनर्जी खर्च हो रही है। देखो, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, फोर्स लग रहा है, एनर्जी चेंज लग रही है उसमें। तो ये जो लगातार घूमता जा रहा है, तो उसको एनर्जी दे कौन रहा है? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इसको पाथ पे घुमा रहा है। इसमें जाके तुम्हें पेट्रोल डालने की जरूरत नहीं। तुम्हें पता है चंद्रयान वगैरह जो हम सैटेलाइट सेट करते हैं ऑर्बिट में, तो उसमें बैटरी लगाने की और पेट्रोल डालने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार अर्थ पे बैठ के और उसको चारों तरफ ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए सफिशिएंट वेलोसिटी दे दो, ऑर्बिटल वेलोसिटी जिसको कहते हैं, उसके बाद सैटेलाइट घूमता ही रहेगा। तो किसी भी हेवी प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट के आसपास जो घूमता है उसको हम सैटेलाइट कहते हैं। जैसे मून भी सैटेलाइट है, लेकिन मून किसका सैटेलाइट है? मून किसका सैटेलाइट है? मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। अर्थ खुद सन का सैटेलाइट है। और जैसे यहां पे तुम अगर इलेक्ट्रिकल पाथ बनाओगे, मजा आ जाएगा। देखो, इलेक्ट्रिकल पाथ मान लो तुमने बनाया, ठीक है बेटा, ढंग से देखना, एकदम ढंग से देखना, मजा आ जाएगा, तुम फील आ जाएगा एकदम। यहां से देखना, देखो, यहां तो रहा तेरा सन एक फोकस पे, यहां रहा अर्थ, ये ऐसे पाथ में घूम रहा है, और बेटा यहां पे है मून, ये इस पाथ पे घूम रहा है। देख रहा हो ये कितना अजीब सा सिस्टम बना हुआ है? किसने बना दिया ये सब? भगवान बना के गए ऐसा जबरदस्त सिस्टम। समझ आया कि नहीं है? तो देखो, अब कहानी समझते हैं। तो ये प्लैनेट में कोई सा भी एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, अर्थ ले लेते हैं, तो अर्थ इसके इलेक्ट्रिकल पाथ पे घूम रहा होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि सन से अर्थ की डिस्टेंस कांस्टेंट है या वेरिएबल है? आराम से सोच के बताओ। तो वो लोग, सर अगर सर्कुलर पाथ होता और सन को सेंटर पे मान लेते, जैसा है नहीं, अगर मान लेते, तो अर्थ का डिस्टेंस लगातार सन के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होता। लेकिन इलेक्ट्रिकल पाथ होने की वजह से डिस्टेंस तो कंटिन्यूअसली वैरी कर रहा है सर। हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने, डिस्टेंस कंटिन्यूअसली वैरी कर रहा है। अगर मैं मिनिमम डिस्टेंस पूछूं तो ये आप ये बोलेंगे, इस फोकस से ये मिनिमम डिस्टेंस हो गई, तो आप इसको कह सकते हैं कि सर ये हो गया आपका आर मिनिमम। वेरी गुड। और आप ये डिस्टेंस को कह सकते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस। मान लो यहां भी अर्थ होगा, लेकिन ये डिस्टेंस इससे कम है, ये डिस्टेंस इससे कम है, ये डिस्टेंस इससे कम है, ये भी डिस्टेंस इससे कम होगा, ये मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस है। तो जब ये अर्थ सन से मिनिमम डिस्टेंस पे होता है, पास वाले पॉइंट पे होता है, उसको बोलते हैं पेरीहेलियन। पी फॉर पास, पी फॉर पेरीहेलियन, पी फॉर पास, पी फॉर पेरीहेलियन। देखो, इसको कहते हैं पेरीहेलियन, तो पी पॉइंट इज पेरीहेलियन, और दूसरा अपोजिट डायरेक्शन वाला पॉइंट हो जाएगा एपीहेलियन। देखो बेटा, ये बायोलॉजी जैसा कोई चीज है, टर्म है, आपको याद रखना पड़ेगा। अब मैं ये नहीं बता सकता ये पेरीहेलियन क्यों है। तू रामलाल क्यों है बता, तेरा नाम रमेश क्यों है? तेरे पिताजी को मन किया, रख दिया। तो इसी में केपलर को मन किया, पास वाले पॉइंट को बोल दिया पेरीहेलियन, और दूर वाले पॉइंट को बोल दिया एपीहेलियन। क्लियर है? अब मुझे पॉइंट्स बताओ, नंबर ऑफ पॉइंट्स बताओ जहां पे अर्थ की वेलोसिटी, प्लैनेट की वेलोसिटी है ना, ऑल प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल पाथ, प्लैनेट्स की वेलोसिटी रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। मैं तुम्हें फील दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं चाहता ना तो स्टेटमेंट बोल देता ऑल प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल पाथ और निकल चुका होता अभी तक। फील कर बात को, फिजिक्स को फील करना होता है। पढ़ रहा है तो पढ़ यार,
पढ़, सिलेबस मत खत्म कर, पढ़, फील कर, महसूस कर, सुन ध्यान से। अगर मैं तुमसे बोलूं कि कौन से पॉइंट पे वेलोसिटी और रेडियस वेक्टर परपेंडिकुलर, तो अगर सर्कुलर पाथ होता तो रामलाल सर्कुलर पाथ में तो तुम्हें मैंने सब कुछ सिखाया है, मजेदार रामलाल की कहानी और बहुत सारी कहानी सुनाई है मैंने। तो हर इंस्टेंट पे देखो ये 90 डिग्री पे होगा, लेकिन सर्कुलर पाथ थोड़ी नहीं है सर, पाथ तो है इलेप्टिकल। अब देखो इलेप्टिकल पाथ होने की वजह से ये वेलोसिटी इस रेडियस वेक्टर सन से जो डिस्टेंस बनाओगे ये तो पोजीशन वेक्टर होगा, इसके परपेंडिकुलर नहीं है। सिर्फ दो ही पॉइंट ऐसे आएंगे, और अगर आप समझ गए होंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। वो दो पॉइंट पेरीहेलियन और एपीहेलियन पे देखो, यहाँ पे आप वेलोसिटी देखिएगा ध्यान से, ये वाली वेलोसिटी एक्जेक्टली रेडियस के परपेंडिकुलर है। और यहाँ पे वेलोसिटी अगर देखिए, यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ, लेंथी ना हो डायग्राम। यहाँ पे आप देखेंगे प्लैनेट की वेलोसिटी, ये प्लैनेट की वेलोसिटी, इस प्लैनेट की वेलोसिटी जिसको आप अर्थ भी बोल सकते हैं, इसकी वेलोसिटी एक्जेक्टली रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। और ऐसा कोई भी दूसरे जगह पे नहीं हो सकता। ये दो ही पॉइंट पेरीहेलियन और एपीहेलियन। ये आगे बेटा बहुत अच्छे से। अब सुनो, यहाँ पे तूने ये बताया कि पास वाला डिस्टेंस आर मिनिमम होगा, जिसको जो पेरीहेलियन का है और ये एपीहेलियन का है। अगर मुझे आर मैक्स और आर मिन एग्जैक्टली निकालने की जरूरत पड़ी तो मैं कैसे निकालूंगा आर मैक्स और आर मिन? तो ध्यान से सुनना, इतना लॉजिकली पढ़ाऊंगा ना कि तुम्हें फील आ जाएगा। देखना, एक बात बताओ, ये कम है और ये ज्यादा है। एक इसेंट्रिसिटी का टर्म्स होता है मैथमेटिक्स में, तुमको नहीं पढ़ना। दो इसेंट्रिसिटी, सर्कल के लिए तो होता है 1, सर्कल के लिए क्या होता है इसेंट्रिसिटी 1, और इलिप्स के लिए इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होती है लेस देन 1। उसके टर्म्स में मैं रिलेट कर सकता हूं आर मैक्स और आर मिन को, तो मैं लिखूंगा यहां पे आर मैक्स इज इक्वल टू ए इंटू ई प्लस 1 और आर मिन इज इक्वल टू ए इंटू ई माइनस 1। अभी मैथमेटिकल टर्म है, अभी मैथमेटिक्स तुम्हें तो आता है जीरो, तू है बायोलॉजी। अब बायोलॉजी वाले को मैं कैसे फील कराऊं कि कैसे आया? ये तो 1.5 पेज का डेरिवेशन है। लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें ये भी नहीं बोलूंगा ये टर्म याद कर ले, मैं तुम्हें महसूस करा दूंगा, और तुम्हारे लिए याद करना तो छोड़, भूलना मुश्किल हो जाएगा। तो सर कराओ, आओ, हम भी तैयार है, करा के दिखाओ, तो आओ आओ। एक बात बताओ, क्या तुम्हें ये समझ आया कि यहां से यहां की जो डिस्टेंस है सेमी मेजर एक्सिस के लॉन्ग, यहां से यहां डायमीटर वो 2a है, हाँ सर 2a है, तो आर मिनिमम प्लस आर मैक्सिमम जोड़ के 2a आना चाहिए। लिख लेना यहाँ पे आर मिनिमम प्लस आर मैक्सिमम ऐड करके 2a आना चाहिए। हाँ सर, ये तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, पेरीहेलियन से एपीहेलियन की डिस्टेंस हो गई 2a, तो मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस का सम 2a हो गए, तो दैट्स इज ओके सर। अरे रामलाल, ये ओके है तो इसको ओके में लगाना और मजे लेना। क्या बात कर रहे हो सर, ऐड कर दो इसको, हाँ 2a आना चाहिए, ऐड कर। तो ए दोनों में कॉमन आ जाएगा, ई प्लस 1 ई माइनस 1 को ऐड करोगे तो प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ई बचेगा, जबकि ई आना नहीं चाहिए, 2 आना चाहिए। अरे हाँ मास्टर, गलत लिख गया। अरे तुमको सिखाने के लिए लिखा है बे, हमको आता है बेटा, हमको आता है, तुमको सिखाने के लिए गलत लिखे है, सही लिखेंगे इसको। तुम सही लिखो, मजा आ जाएगा अगर सही लिखोगे तो। सुनना ये बात, ये चीज तुमने कभी ना कभी किताब में पढ़ी होगी, लेकिन रटने की कोशिश की होगी, याद नहीं होगा। और ये फॉर्मूला तू खुद बनाएगा। क्या मैंने आपको ईमानदारी से महसूस करना है, एकदम ईमानदारी से, क्या मैंने आपको मैक्सिमम आर मिनिमम की फॉर्मूला गलत पढ़ा दिया? नहीं साहब, गलत नहीं पढ़ा रहे थे, आप तो सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैंने तो आपको नहीं बताया। आप सही करके कर लो, जाओ सही कर लो। तो रामलाल बोलेगा कि सर आओ सर, मैं तो सही इसको 1 सेकंड में करूंगा। ये रहा सर 1 माइनस ये होगा 1 प्लस, ये सही हो गया। आधी जनता बोलेगी हाँ सर सही हो गया, भी गलत है। नहीं सर, ऐड करने पे 2 आएगा, देखो ऐड करो, ए बार 1 माइनस सी 1 प्लस सी, ऐड करो तो ये माइनस सी से प्लस सी कटेगा, ये 2 आ जाएगा सर, हाँ आ जाएगा। लेकिन एक लॉजिक और आपने गलत लगाया, एम आर स्टार से सोचो। अगर तुम एम आर स्टार से सोचोगे, एम आर स्टार एक सोच है, एक आसान सोच है जो करता चमत्कार है आसान सोच लेकिन करता चमत्कार है। ध्यान से सुनिएगा प्लीज, आर मैक्सिमम ज्यादा होना चाहिए, तो ज्यादा तभी होगा ना जब प्लस करोगे। अरे यार, अगर ये गलती कोई कर रहा था तो थोड़ा शर्मा लो, अरे थोड़ा शर्माओ ना, अरे बबुआ थोड़ा शर्माओ, बबुआ थोड़ा शर्माओ, मुस्कुराओ, नजर नीचे करके थोड़ा शर्माओ। देखो ये प्लस ही और ये माइनस ही, बहुत सिंपल है। अरे यार फील आ गया दोनों। इस तरीके से लिखो कि दोनों ऐड करके 2 आना चाहिए, और
ये ज्यादा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। अब यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी आगे चल के कि आर मैक्स और आर मीन की जो वैल्यू होगी वो होगी 1 प्लस ई। मैक्सिमम है तो प्लस होगा, मिनिमम है तो माइनस होगा। सॉरी मैंने 2 मिनट टाइम यहाँ पे ज्यादा लिया, लेकिन मैंने आपको ये फील करा दिया, ठीक है। अब आगे आते हैं, ये है लॉ ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट कैसा होता है, किसका ऑर्बिट, किसी भी सेटेलाइट का, कि प्लैनेटरी मोशन के लिए, प्लैनेटरी मोशन का। सारे प्लैनेट इलिप्टिकल पाथ पे घूमते हैं, सारे सेटेलाइट इलिप्टिकल पाथ पे घूमेंगे जरूरी नहीं है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्लैनेटरी मोशन, सोलर सिस्टम में प्लैनेट घूमने का जो पाथ होगा वो इलिप्टिकल होगा, ये समझा है बस। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया कहता है कि फोकस, यहाँ पे सन बैठा है, वहां से लेकर के प्लैनेट का एक लाइन ज्वाइनिंग मिलेंगे। ये जो लाइन है वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप आउट करेगा, जिसको हम एरियल वेलोसिटी के नाम से भी जान सकते हैं। एरियल वेलोसिटी, व्हाट इज एरियल वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एरियल वेलोसिटी, है ना। तो केपलर साहब रोज शाम को सेट होके बैठते थे, दिन में तो कहां दिखाई देगा यार, दिन में क्या देखोगे, सन को देखेंगे सर, दिन में देख रहे हैं 1 घंटा अंधा हो जाएगा। तो केपलर साहब आराम से शाम को सेट होके बैठते थे और ऐसे देखते रहते थे और देखते देखते उन्होंने कहा कि अरे यार, ये जो सन से हमारा अर्थ का जो लाइन ज्वाइनिंग है ना, इक्वल टाइम घूमता है। गजब। लोगों ने प्रूफ नहीं है इसका, प्रूफ नहीं है, ये मेरा लॉ है और ये लॉ सही है, ऑब्जर्वेशन से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो क्या बोला सामने, द लाइन ज्वाइनिंग एनी प्लैनेट टू द सन, देखो एनी प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया एंड इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल एरिया एंड इक्वल टाइम इंटरवल। तो ध्यान से देखना, अगर मैं ये v स्पीड है इस इंस्टेंट पे इस प्लैनेट का बेटा, इस इंस्टेंट पे इस प्लैनेट का अगर v स्पीड है तो इन्फिनिटली स्मॉल, वेरी स्मॉल टाइम में अगर ये डी थीटा एंगल चलता है, कितना एंगल चलता है बेटा, डी थीटा, तो ये आर्क लेंथ होता है आर डी थीटा, तो ये आर्क लेंथ हो जाएगा आर डी थीटा। तो इसका छोटे से समय में छोटा सा एरिया लिखोगे डी ए, छोटे से समय में छोटा सा एरिया है ना, डी ए इज इक्वल टू हाफ, ट्रायंगल बनेगा क्योंकि ये हो गया बेस, तो बेस हो गया तुम्हारा हाफ आर इंटू हाइट आर, स्मॉल आर इंटू डी थीटा। अरे भाई स्मॉल आर ही लिखना, एक ही आर लेगा ना, डिस्टेंस आर थीटा, रेडियस आर थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो dt से, या dt से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो एक्स्ट्रा dt से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो dA बाई dt इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई dt। डी थीटा बाई dt क्या हो जाएगा बोलो, ओमेगा। तो dA बाई dt इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर ओमेगा। और ये कांस्टेंट बताया उन्होंने, इसको कांस्टेंट बोला गया है, और ये अगर कांस्टेंट हुआ तो इसके इक्वल में ये है तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप कह सकते हो आर स्क्वायर इंटू ओमेगा का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। समझ गया, ये तुमको किताबों में दिखेगा ऐसा। और एकदम ईमानदारी से बताना, ओमेगा आर को क्या लिख सकता हूं मैं, वी। ये डी थीटा बाई डी ओमेगा, ओमेगा आर को क्या लिख सकता हूं मैं, वी। तो ये इसको ऐसे भी लिख सकता था, हाफ आर वी बराबर कांस्टेंट। तो यहां से कह लेते हैं कि वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, एकदम सही बात है, वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ये भी ठीक है। लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से एक और एम आर स्टार से बताता हूं, मैं तुम्हें डायरेक्टली ये लिख दूंगा, डायरेक्टली यहां लिख दूंगा। सर कैसे बताओ, तो सुनना, अगर इस इंस्टेंट पे इसका स्पीड v है तो इनफाइनेटली स्मॉल टाइम में कितनी डिस्टेंस चलेगा, तो डिस्टेंस बराबर है स्पीड इनटू टाइम, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा v dt। तो छोटे से टाइम में छोटा सा एरिया dA बराबर हाफ, बहुत छोटे से टाइम में छोटा सा एरिया होगा तो ये बेस और ये हाइट, तो ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल क्या हाफ बेस इनटू हाइट हो गया तुम्हारा v dt। हाँ सर बिल्कुल हो गया, dt को नीचे ले आ। केपलर चचा ने क्या कहा था, अरे वो चचा, केपलर चचा ने क्या कहा था, केपलर चचा ने कहा था dA बाई dt कांस्टेंट होगा। उन्होंने इन सब के लिए कुछ नहीं कहा, ये तो हम निकाल लेते हैं। केपलर चचा ने तो सिर्फ ये कहा था कि dA बाई dt कांस्टेंट होता, बाकी तुम देख लो। जैसे ही केपलर चचा ने कहा कि dA बाई dt कांस्टेंट होता है तो बाकी हम देखते हैं। तो dA बाई dt यहां पे आ गया r इंटू वी, आप ले ले कोई बात नहीं। मतलब यहां से ये प्रूफ हो गया कि आरवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। वाह भाई वाह, आरवी का प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बताओ समझ आया कि नहीं है। अब इसी से इक्वेशन से समझना, अगर मास से मल्टीप्लाई और मास से डिवाइड कर दूं, एम भी आर बटा 2m इज इक्वल टू कांस्टेंट। सर इसको कांस्टेंट कैसे लिख दिया, तो केपलर चचा यही तो कह गए थे, रोज शाम को बैठ के देखते थे चचा ध्यान से, और ध्यान से देखते देखते चचा ने चमत्कार कर दिया और कहा कि dA बाई dt कांस्टेंट होगा। तो dA बाई dt कांस्टेंट होगा तो r इंटू वी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। तो
m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड कर दिया तो ये बन गया mvr, ये हो गया आपका एंगुलर मोमेंटम बटा 2m इज इक्वल टू कांस्टेंट। चाचा ने बोला कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगा और हमने कहा कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। ये केपलर्स का लॉ नहीं है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, ध्यान से सुनिएगा। ये केपलर्स लॉ नहीं है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। चचा ने तो सिर्फ ये कहा था, अरे कौन चचा, केपलर चचा ने ये कहा था, इज्जत से नाम लीजिए थोड़ा, कि डीए बाई डी टी कॉन्स्टेंट होगा। कौन कॉन्स्टेंट होगा? डीए बाई डी टी। और हमने खुरापाती दिमाग से डीए बाई डी टी लिखा और वहां से देखा तो आर इंटू वी बराबर कॉन्स्टेंट आ गया। समझ में आया कि नहीं? और m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड कर दिया तो मास तो वैसे भी कांस्टेंट होता है, तो ये मास कांस्टेंट है, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट कांस्टेंट होगा, तो यहां से प्रूफ हो गया कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। जब जबरदस्त चीज है। और नीट वाले चचा क्या करते हैं कि केपलर चचा ने जो दिया था उस पे सवाल नहीं पूछते, इसके कंक्लूजन पे सवाल पूछ लेते। चमक रहा है कि नहीं? बहुत एकदम ईमानदारी से बता कि मोक्ष मिला कि नहीं। केपलर चचा ने कौन सा नियम दिया था? ये कि डीए बाई डी टी कांस्टेंट रही। अरे कहा कांस्टेंट रही? डीए बाई डी टी। और उसके कांस्टेंट होने की वजह से आर इंटू वी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। ये कंक्लूजन हमने निकाला। अब इसको दूसरे नजरिए से मैंने प्रूफ करा दूं तो बताओ मजा आएगा कि नहीं आएगा? मैं केपलर चचा का लॉ यूज ना करके डायरेक्ट अगर मैं प्रूफ कर दूं तो बताओ क्या कहोगे? फिर तो बहुत अच्छी बात होगी, डायरेक्ट प्रूफ करके दिखाओ। तो चलो आओ मैं तुम्हें डायरेक्ट प्रूफ करके दिखाता हूं बिना केपलर चचा का लॉ यूज किए हुए। अरे भैया क्या बनाया, चलो देखो। मान लो ये एलिप्स है, नहीं बनाऊंगा, छोड़ो, नहीं बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा। मान लो ये एलिप्स है, यहाँ पे सन है और यहाँ पे कोई भी प्लैनेट है, ये प्लैनेट वी वेलोसिटी से चल रहा है, ये इसका लाइन ज्वाइनिंग है। अब ये इसको इलेक्ट्रिकल पाथ पे या सर्कुलर पाथ पे घुमाने के लिए एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। हाँ सर, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। कितना चाहिए होता है सर? अगर इस इंस्टेंट पे इसकी स्पीड v है तो mv स्क्वायर दिया। ये इसको कौन देगा? ये रिक्वायरमेंट है, बहुत अच्छे से फील कराया था। ये कौन देगा सर? सन का ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस तरफ ही तो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, यहां से एफ जी, ये एफ जी सन का ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल है इसलिए सन का ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर की तरफ होगा। और दूसरी बात तो ये है कि सीधा सन और प्लैनेट के बीच में जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वो सेंट्रल इन नेचर होता है। क्या मैंने ये बताया था आपको? कैसा होता है बोलो? सेंट्रल इन नेचर। सेंट्रल इन नेचर का मतलब ये हुआ कि ये लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग होता है, मतलब ये फोर्स एग्जैक्टली एक सन के लॉन्ग है। और सन ही है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। सन क्या है आपका? एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर सन से प्लैनेट की अगर पोजीशन वेक्टर आप देखें, सन से प्लैनेट की पोजीशन वेक्टर देखें तो ये पोजीशन वेक्टर आएगा। अब ईमानदारी से मुझे फील करके बताओ, ये पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? ये पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर के बीच में बताओ कितना है? बताओ। ये है तुम्हारा फोर्स, अरे यार सॉरी, ये है तुम्हारा फोर्स और यहां पे है सन, ये है आपका पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर प्लैनेट का, यहाँ फोर्स वेक्टर, यहाँ टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि टॉर्क बराबर होता है फोर्स इंटू पोजीशन वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल, तो ये होगा साइन 180 डिग्री। साफ साफ देखिए फोर्स और पोजीशन वेक्टर बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो टॉर्क हो जाएगा जीरो। अब अगर प्लैनेट पे टॉर्क जीरो लग रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा कांस्टेंट। और ये जो हमने निकाला है ये बेसिक कंसेप्ट है। और भाई साहब इस बेसिक कंसेप्ट से मैंने केपलर चचा का लॉ वेरीफाई कर दिया। बेसिक कंसेप्ट से मैंने केपलर चचा का लॉ वेरीफाई कर दिया और कहा चचा आपको सलाम है कि आपने देख के जो कर दिया वो बेसिक फिजिक्स से मैच कर रहा है। चचा ने इसको देख के बता दिया था, कि डी बाई डी टी कॉन्स्टेंट होगा। उसको हमने कंक्लूजन से देखा कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए और हमने इसको प्रूफ कर लिया कि सच में एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, क्योंकि टॉर्क जीरो लग रहा है। और नीट में 3 बार ये सवाल पूछा है, 3 बार, कि अगर कोई प्लैनेट घूम रहा है तो उस पर टॉर्क बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्जैक्टली इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को हिट कर रहा, टॉर्क होगा जीरो। अब बात है कि यहाँ पे सवाल कैसे पूछे जाते हैं, है ना? तो एक सवाल करते हैं फिर अपन आगे बढ़ेंगे। या केपलर चचा ने तीसरा लॉ दिया था वो भी पढ़ ले? नहीं, मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा पहले। अब मान लो ये इलिप्टिकल पाथ है, इस इलिप्टिकल पाथ पे आपने क्या सीखा? सर हमने सीखा कि सन फोकस पे होता है, यहां से ये मिनिमम डिस्टेंस होती है, और सर यहां से ये मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। तुमने पढ़ा वी आर बराबर कांस्टेंट। सर कब पढ़ा? अभी क्या पढ़ा था? आर बी बटा 2 बराबर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इंटू 2 तो कांस्टेंट ही रहेगा। इसका मतलब वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। हाँ बिल्कुल सही बात है।
वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ये आर डिस्टेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है तो देखो यहां से ये होगी तुम्हारी, यहां पे वेलोसिटी आर कम है तो वेलोसिटी होगा मैक्सिमम, और आर मैक्सिमम तो वेलोसिटी होगा मिनिमम। क्या ये तुम्हें समझ आया? तुमसे पूछेगा पेरीहेलियन वेलोसिटी बताओ, तो जितना पास उतनी वेलोसिटी ज्यादा, जितना दूर उतनी वेलोसिटी कम, जितना दूर प्लेनेट जाता जाएगा उसकी वेलोसिटी उतनी कम होती जाएगी। जितना सन के पास होगा तो डिस्टेंस कम तो वेलोसिटी ज्यादा, क्योंकि वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस है। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज मैं आपसे पूछूंगा, इसमें रिलेशन तो आगे सवाल में है ही, कि मैक्सिमम वेलोसिटी और मिनिमम वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी और मिनिमम वेलोसिटी का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। तो ये वी मैक्स है यहाँ, देखो ना भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा तो वी मैक्स है यहाँ, ठीक है, यहाँ पे वी मैक्स। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी और आर का प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए। वेलोसिटी मैक्सिमम तो आर मिनिमम, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे आर मिनिमम। अरे बात यहाँ का वेलोसिटी तो यहाँ के आर, तो यहाँ पे वेलोसिटी वी मैक्सिमम तो यहाँ पे आर मिनिमम बराबर आर मैक्सिमम। और वैसे भी छोड़ इसको, गोली मार, एक बात बता, मैक्सिमम वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, ठीक है, और मैक्सिमम वेलोसिटी तुम यहाँ पे बोल, मतलब वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी बोल रहे हो, तो मैक्सिमम में आएगा 1 प्लस और मिनिमम में आएगा 1 माइनस सी। खत्म। आईआईटी में एक बार सवाल पूछ लिया था, मैं यहाँ पे ये सवाल मैं तुम्हें ईमानदारी से बताता हूँ, कई टीचर से मैं बोलता हूँ तो कहते हैं नहीं ये तो गलत है। अरे काहे का गलत है बे? आर स्क्वायर ओमेगा मैंने कांस्टेंट प्रूफ किया था क्या? नहीं 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 सर, आपने आर स्क्वायर ओमेगा कांस्टेंट प्रूफ किया था, यस। तो यहाँ पे ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। अगर आप रेशियो देखोगे ओमेगा मैक्सिमम बटा ओमेगा मिनिमम, तो यहाँ जहाँ पे ओमेगा लिख रहे हो उसका आर यहाँ नीचे लिखोगे, यहाँ पे ओमेगा मैक्सिमम होगा तो आर मिनिमम नीचे आएगा, आर मिनिमम का स्क्वायर ऊपर आर मैक्सिमम का स्क्वायर, तो तुम लिख सकते हो ई प्लस 1 बटा ई माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये तुम्हारा ओमेगा मैक्सिमम बटा ओमेगा मिनिमम का रेशियो आ गया, ओमेगा मैक्सिमम बटा ओमेगा मिनिमम का रेशियो होगा। सेकंड लॉ पे हमने पीएचडी कर लिया। चलिए अब आते थर्ड लॉ। अब केपलर चाचा ने तीसरा लॉ भी दिया, छोड़ नहीं रहे थे। चाचा रोज शाम को बैठ के देखते थे, आराम से बढ़िया खाना पीना खा के सेट हो जाते और फिर देखते रहते। देखते देखते अचानक से बोला कि यार ये जो टाइम लग रहा है ना, इसको सन तो रेस्ट में बे, सन तो रेस्ट में, ये जो प्लैनेट को घूमने में टाइम लग रहा है ना, इसके टाइम का स्क्वायर, बड़ा भयंकर नियम दिया चाचा ने, लोगों को समझना मुश्किल हो गया। टाइम का नियम नहीं दिया, बोला टाइम का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब होगा, मीन रेडियस का क्यूब। अब यहां पे मीन रेडियस क्या बला है? मीन रेडियस है बेटा बला कि ये तुम मान लो कि इलिप्स बना है, अब यहां से इलिप्स से तुमको मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं देखनी, यहां से सन से यहां की जो डिस्टेंस की वो 2 होती है, तो इसका जो रेडियस हो जाएगा वो ए होगा, मीन रेडियस। मतलब यहां से देख लेते हैं मीन रेडियस, और उसी ए का क्यूब होगा। सर अगर मीन रेडियस ए है तो आप ऐसा कह सकते हो क्या, ये पूरा का डायमीटर का आधा, मतलब आर मीन को मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि आर मैक्सिमम प्लस आर मिनिमम बाई 2। हाँ भाई, तो बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकता है। मतलब आर मैक्सिमम प्लस आर मिनिमम क्या था, बराबर 2a। दिखाऊं भाई, कुछ भी कर लेना, चचा से मजाक नहीं। देखिए तो आर मैक्सिमम प्लस आर मिनिमम बराबर क्या है, 2a। तो ए बराबर क्या होगा, आर मैक्सिमम प्लस आर मिनिमम बाई 2। तो ये हो गया तुम्हारा मीन रेडियस। ये क्या होगा बेटा, ये हो गया आपका मीन रेडियस। समझ आया एकदम? T is the time period of revolution of planet and A is the semi major axis of the elliptical orbit about the, पूरी कहानी एकदम अच्छे से लिखी है, समझ आ गया ना? देखो आगे। अब यहां से प्रोपोर्शनल साइन हटाऊंगा तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा के आर क्यूब, या के ए क्यूब, रेडियस अगर है तो के ए क्यूब। सही क्या है, केपलर कांस्टेंट। सर हमने तो कहीं नहीं देखा इसका वैल्यू। हाँ, नहीं होता किताबों में, केपलर कांस्टेंट जानते ही नहीं लोग, और नीट 2013 में केपलर कांस्टेंट की वैल्यू पूछ ली, केपलर कांस्टेंट की बेटा वैल्यू पूछ ली गई। तो इसके वैल्यू पे हम विचार करेंगे। ये केपलर्स कांस्टेंट है, केपलर्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू पे हम बढ़िया से विचार करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि केपलर्स कांस्टेंट जो है वो हमें क्यों नहीं पढ़ाया जाता किताबों में। इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि नॉर्मल सवाल करने के लिए उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमेशा सवाल यहाँ पे कंपेरिजन वेस्ट होता है। एक रेडियस पे टाइम पीरियड टी1 तो दूसरे रेडियस पे टाइम पीरियड क्या होगा, तो जैसे ही इसको डिवाइड करूंगा तो के से के कैंसिल, ठीक है। आईआईटी में एक बार सवाल पूछ लिया था, टी और आर के बीच में ग्राफ, सॉरी टी और ए के बीच में ग्राफ, तो बताइए बेटा कैसा बनेगा टी और ए के बीच में ग्राफ, क्या लगता है? तो इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखें तो आपने वाई एक्सिस पे रखा है टी को, मतलब जो वाई एक्सिस है उस पे रखा आपने टी को, तो इसको आप कह सकते हैं कि ये वाई है,
ठीक है, क्या कह सकते हैं इसको, वाई है। और एक्स एक्सिस पे आपने रखा है ये, तो मतलब आप इसको कह सकते हैं कि ये पूरा जो है, ये पूरा जो है वो, ये पूरा एक्स को बोल सकते हो, किस पूरे को, ए को, इस ए एक्स बोल लो और इसको बोल लो वाई, तो वाई बराबर के एक्स स्क्वायर आएगा। हाँ सर, वाई बराबर के एक्स क्यूब आएगा, सॉरी। एक काम करो, नहीं समझ आ रहा तुम्हें, छोड़ो, स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो t इज प्रोपोर्शनल टू a का पावर 3/2। अब समझ आया? अरे स्क्वायर उधर ले जाएगा, 3 पहले से तो 3/2 होगा। सुनना, y एक्सिस पे मैंने t को रखा है और x एक्सिस पे मैंने a को रखा है, मतलब t को मैं y लिख सकता हूं और a को मैं x लिख सकता हूं। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर तुम्हें ऐसा रिलेशन दिया y इज प्रोपोर्शनल टू x का पावर 1, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। अगर तुम्हें रिलेशन दिया हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ग्राफ ऊपर उठता है। y के फॉर्मूले में x का पावर 1 हो तो ग्राफ सीधा, x का पावर 1 से कम हो तो ग्राफ नीचे, और x का पावर 1 से ज्यादा हो तो ग्राफ ऊपर उठेगा। अब बताओ ये पावर ज्यादा है या कम है? बेटा ध्यान से देखना, y इज प्रोपोर्शनल टू, देखो t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू a क्यूब, स्क्वायर लाऊंगा तो a का पावर 3/2 होगा। y एक्सिस पे मैंने किसको रखा है, t को रखा है सर आपने y एक्सिस पे। x एक्सिस पे किसको रखा है, x एक्सिस पे मैंने a को रखा है, तो a को मैं x बोल सकता हूँ। तो t बराबर मतलब y बराबर x का घात 3/2, x का पावर 3/2। तो यहाँ पे जो x का पावर है वो 3/2, 1 से ज्यादा है तो ग्राफ ऊपर उठ जाएगा। मैं बड़ी मेहनत से बच्चे को ये समझाता हूँ, बच्चा जाके नेट पे चेक करता है और कहता है सर सवाल में तो स्ट्रेट लाइन दिया हुआ था। रामलाल, तो तूने ये नहीं देखा प्लॉट किसको किया है, टी और टी स्क्वायर एक ही जैसा, मतलब काला अक्षर भैंस बराबर, तुम्हारे लिए काला अक्षर भैंस बराबर। टी और आर का ग्राफ, मेरा मन तो करता है कि एकदम तुम्हें युगांडा की उस घाटी को मैं फेंक दूं, आवाज ही सुन पाएगा, चीखती हुई आवाज आएगी, बस तुम्हारी जीवन खराब हो जाएगा वहां जाके। देख इधर, मैं टी स्क्वायर और ए क्यू का ग्राफ बनाऊंगा और टी और ए का ग्राफ बनाऊंगा, एक ही बात है। यहां पे मैंने प्लॉट किया टी और ए, यहां पे प्लॉट किया टी स्क्वायर और ए क्यू। अब देख ध्यान से, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू होता है ए क्यू। अब मैंने वाई एक्सिस पे टी स्क्वायर रखा है, तो टी स्क्वायर को मैं वाई बोलूंगा, टी वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर। वाई एक्सिस में मैंने टी स्क्वायर को ही रख दिया, पूरा का पूरा टी नहीं रखा, टी स्क्वायर रख दिया, तो टी स्क्वायर को मैं वाई बोलूंगा प्रोपोर्शनल टू, ए क्यूब को मैं एक्स बोलूंगा, क्योंकि मैं एक्स एक्सिस पे पूरा का पूरा ए क्यूब रख दिया। तो यहाँ पे जो रिलेशन आया वाई इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, इसलिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन। लेकिन यहाँ पे टी इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब में, इसको मैं बोल रहा हूँ वाई और इसको मैं प्रोपोर्शनल टू बोल रहा हूँ एक्स, तो ये हो जाएगा 3/2। तो एक्स का पावर ज्यादा तो ग्राफ ऊपर उठेगा। कैसे रामलाल वाले सब काम करते हो यार तुम, समझ आया कि नहीं है बताओ? अब आगे देखो, अब सवाल करते हैं, समझाना है नहीं, सवाल करते एकदम रफ्तार में। अकॉर्डिंग टू केपलर्स प्लैनेटरी मोशन, अकॉर्डिंग टू केपलर्स चचा, प्लैनेट्स मूव इन, बताओ केपलर्स चचा ने क्या कहा था, प्लैनेट्स कहां मूव करता है सर, इलिप्टिकल पाथ पे, where sun is at one of its focus, elliptical orbit around the sun with sun is at one of its foci। ये इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन विद सन इज एट सेंटर, गलत हो गया। सर्कल तो एकदम गलत है, स्ट्रेट लाइन में कहां प्लेनेट मूव करेगा भाई? छोटे छोटे सवाल है, आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, द मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। ले भैया, प्लेनेट की मिनिमम डिस्टेंस है तेरी स्मॉल आर, मैक्सिमम डिस्टेंस है कैपिटल आर। देन द मिनिमम स्पीड कहां होगा? यहां होगा। ये तुम्हें खुद समझना है, एग्जामिनर नहीं बोलेगा, खुद समझना है। डिस्टेंस मैक्सिमम टू स्पीड मिनिमम, प्लेनेट ऑन इट्स ट्रेजेक्टरी इज v नॉट, मिनिमम स्पीड इज v नॉट, देन फाइंड मैक्सिमम स्पीड, ये रहेगा मैक्सिमम स्पीड v मैक्स। क्या करना है सर? r इंटू v का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। अरे यार वहां पे बेकार में मैं तुम्हें ऊपर नीचे करा रहा था, सिंपल r इंटू v का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, इसका r और इसका v, r इंटू v, और इसका r कैपिटल R इंटू v नॉट। बहुत आसान है, कभी कभी हो जाता है यार, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैं जानता हूं ना कि गणित तुम्हारा बहुत कमजोर है, तो कभी कभी मैं भूल जाता हूं गणित तुम्हारा कितना कमजोर है। यहां पे देख, सिंपल r इंटू बी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, सिंपल r इंटू बी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, कोई इनवर्सली नहीं देखना, सिंपल r इंटू बी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। जहां का r वहीं का भी, जहां का r वहीं का भी, ये रहा तुम्हारा v मैक्सिमम इज इक्वल टू कैपिटल R बटा स्मॉल r इंटू v नॉट आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखो, a planet of mass m move around the sun of the m in the elliptical orbit, maximum and minimum distance of the planet from the sun are r and r2 respectively, then the time period of the planet is proportional to,
टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू मीन रेडियस का पावर 3। स्क्वायर इधर लाओ क्योंकि सिर्फ टाइम पूछा, टाइम का स्क्वायर नहीं पूछा। देख इधर टाइम पीरियड, तो स्क्वायर इधर लाओगे तो मीन रेडियस क्या होगा, R1 R मिनिमम प्लस R मैक्सिमम बाई 2 का पावर स्क्वायर है, तो इधर आ जाएगा 3/2। तो 2 तो किसी ऑप्शन में है नहीं, तो 2 तो कांस्टेंट होता है, प्रोपोर्शनल में कांस्टेंट हटा देते हैं, तो प्रोपोर्शनल आ जाएगा R1 प्लस R2 का पावर 3/2। बता आंसर क्या है, ये आंसर है। 10 मिनट मैंने एक्स्ट्रा लिया था समझाने में, समझ सवाल करने में देखो मेकअप हो गया वो, सिंपल। देखो आगे, टॉर्क ऑन द प्लेनेट अबाउट द सेंटर ऑफ सन इज 0। टॉर्क 0 लगता है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा क्या ना, मोमेंटम इज नॉट कांस्टेंट बट एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा। जरूरत नहीं कि मोमेंटम कंजर्व तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा ही। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो तो मोमेंटम कंजर्व हो, ये सही नहीं है। देखो जब इलेप्टिकल पाथ पे, जब इलेप्टिकल पाथ पे सन के अबाउट कोई प्लैनेट घूम रहा है तो इस पे फोर्स तो लगा, लेकिन इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट टॉर्क 0 है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। सर फोर्स नॉट इक्वल टू 0 है, ये तो लग रहा है फोर्स, हाँ फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लगने की वजह से मोमेंटम चेंज होगा, पी चेंज, मतलब लीनियर मोमेंटम चेंज हो रहा है बट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। बहुत खास बात है, समझिए इसको और याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, बहुत बढ़िया और प्यारा सवाल। ड्यूरिंग मोशन ऑफ प्लैनेट फ्रॉम पेरीहेलियन टू एपीहेलियन, 99% बच्चे ये जब सवाल पूछते हैं बेटा, पूछते हैं तो ध्यान से समझिएगा। सवाल क्या पूछते देखिए, मान लीजिए सन है तो ये है आपका पेरीहेलियन, पास वाला पी फॉर पास, ए फॉर दूर, पी फॉर पास, ए फॉर दूर, पी फॉर पी पास पास, पी पास पी पास पी पास, तो ये हो गया पेरीहेलियन। कह रहा है पेरीहेलियन टू एपीहेलियन देन वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन इज, सन ने कितना वर्क किया, वर्क बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। बेटा अच्छे से ध्यान से और प्यार से सोच के बताओ जवाब क्या होगा। 90% जब बच्चों का जवाब होता है 0, लेकिन 0 गलत आंसर है। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मुझे बताओ यहां पे इसकी स्पीड ज्यादा है और जैसे जैसे यहां पे गई तो स्पीड कम हो गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी कम हुआ तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगा, इसलिए वर्क डन इज नेगेटिव। ओह मे भी नहीं, मस्ट बी नेगेटिव। बताओ कैसा लगा कंसेप्ट, कैसा लगा कंसेप्ट, कहां से उठा के कहां फेंक दिया इसको। अगर प्लैनेट, मैं पढ़ लेता हूं एक बार, पेरीहेलियन टू एपीहेलियन, क्या पेरीहेलियन, पी फॉर पास, पास जितना स्पीड ज्यादा, अरे v इंटू आर बराबर कॉन्स्टेंट, सॉरी v इंटू आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो आर कम तो v ज्यादा, तो यहाँ पे स्पीड ज्यादा है, जैसे जैसे दूर जाएगा तो स्पीड कम होगा, स्पीड कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है, तो वर्क डन नेगेटिव आ गया। अरे बाप है लॉ का, आप मत बोल देना कि सर ऐसे इसको लगा सकते हैं क्या। अगर तूने ये बोल दिया ना कि ऐसे सर इसको लगा सकते हैं क्या, तो भैया ये मैं कहां फेंकूंगा ना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा फिर तो। ये तो बाप है सारे नियम का, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, हर जगह लग जाता है। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पूरी जान लगा समझाया था तुम्हें ये लॉ, जब ये लॉ को इंट्रोड्यूस कराया था इतना इज्जत दिया था इसको, और इसके लिए तो बोल देता है बच्चा, बोल देता है सर ये कैसे लगा देंगे। अरे भाई साहब ये तो कहीं भी लग जाएगा बे, कहीं भी लग जाएगा ये, इसके लिए इस पे शक नहीं करते। टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r is t। अब टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट e square is proportional to r cube r। In the period of another satellite in a circular orbit of 4r, 4r अगर मैं रेडियस कर दूं तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो 4r रेडियस करूंगा तो उसका t डैश इज प्रोपोर्शनल टू 4r का क्यूब, सॉरी t स्क्वायर का प्रोपोर्शनल टू 4r का क्यूब। ऐसे मजदूरी नहीं करते, हटाओ सर कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए, t बाई टी डैश इज इक्वल टू r1 बाई r2 है तुम्हारा पावर 3/2, ये रख दे t1, ये रख दे t2। ये जो 3/2 का फैक्टर है उसको उधर फेंक दो हमेशा के लिए, तुम तो याद रखो t इज प्रोपोर्शनल टू r का पावर 3/2। और बहुत आसानी सोचो, देखना बच्चा ये सॉल्व नहीं कर पाता है बायोलॉजी वाला, तो देखना ध्यान से, पहले टाइम पीरियड t तो इसको बोल दो सिर्फ t, दूसरा टाइम पीरियड पूछा तो ये t2 रहने दो, इज इक्वल टू ये तुम्हारा रेडियस दिया है r और नीचे दिया है 4r का पावर 3/2, तो r से r कैंसिल करो। और ध्यान से सुनना अच्छे से, ये है तुम्हारा 1/4 का पावर 3/2, तो कभी भी डायरेक्टली 3/2 को सॉल्व मत करना, पहले 1/2 को सॉल्व करो। 1/2 का मतलब क्या होता है सर, रूट, तो 4 का रूट क्या होगा 2, तो ये आएगा 1/2 का पावर 3, एंड 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा 8, तो ये आ जाएगा आपका 1/8 को यहां ले जाओ तो t2 को उधर ले जाओ, तो t2 इज इक्वल टू आएगा 8 टाइम्स ऑफ t। ये आपको इतना करना पड़ेगा,
इट इज अ करेक्ट आंसर, इट इज अ करेक्ट आंसर। रेडियस बढ़ाओ तो टाइम तो बढ़ेगा, तो ये गलत है, ये गलत है, दो तो देखिए कि गलत आ रहा है। इसको कहते हैं स्मार्ट स्टार्ट, इसको कहते हैं बेसिक सोच। ये देखिए गलत है, और आपको कैसे पता ये गलत है? हमको तो सॉल्व करके समझ आया था बे रामलाल। आर रेडियस में अगर टाइम टी है, रेडियस बढ़ाओगे तो टाइम तो बढ़ेगा ना। टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, प्रोपोर्शनल है, आर बढ़ने पे टाइम बढ़ेगा, पक्की बात है। तो 4r पे जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा, तो कम कैसे कर दिया ये, कम कैसे कर दिया ये दोनों गलत है। समझ आया कि नहीं आया? तो ऐसे सवाल नीट में कई बार पूछे जा चुके हैं अब तक, कई बार, तो ये आपको करना आना चाहिए। नीट भी इनको बहुत इज्जत देता है। अब देखो पढ़ लो सवाल यार, पढ़ लो, पढ़ लो। काइनेटिक एनर्जी पूछा, तो जहां स्पीड ज्यादा हो वहां काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। सबसे कम डिस्टेंस ये होता है तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा ए पे, सबसे ज्यादा होगा, फिर होगा काइनेटिक एनर्जी बी पे, सबसे कम होगा काइनेटिक एनर्जी सी पे, सबसे कम होगा सी पे। तो यहाँ पे कम, ये ज्यादा नहीं, गलत हो गया, दो सही। और सबसे ज्यादा होगा ए पे, सेकंड आंसर इज करेक्ट। कंसेप्ट समझ आया था बेटा, कंसेप्ट आया था। आगे देखो, सैटेलाइट एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब है तुम्हारा नॉर्मल सैटेलाइट। प्लैनेटरी मोशन एक नेचुरल चीज है, भगवान ने बना के दे दी है, और चचा ने उसका लॉ दे दिया था, ठीक है। अब हम वैसा ही सिस्टम बनाना चाहते हैं। अच्छा सिस्टम कैसे बना लो? सोलर सिस्टम नहीं, सोलर सिस्टम में तो सन के अबाउट बहुत सारे प्लैनेट घूमे। हमने सोचा चलो अर्थ के अबाउट कुछ घुमाया जाए, अर्थ के अबाउट कुछ घुमाया जाए, किसी प्लैनेट के अबाउट किसी को घुमाया जाए। जैसे हमने चंद्रयान बनाया, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अर्थ पे बैठे बैठे एक सैटेलाइट को भेज दिया मून पे, और मून के चारों तरफ उसको घुमा दिया। बहुत बड़ा बात है ये। तो पहले आज हम सीखेंगे कि एक ही प्लैनेट पे जहां बैठे हैं वहीं से किसी ऑब्जेक्ट को कितनी वेलोसिटी दूं कि वो सर्कुलर पाथ पे घूमने लग जाए, उसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहेंगे। तो मान लीजिए, लेट अस कंसीडर सैटेलाइट ऑफ मास m रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। ये पूरा का पूरा अर्थ है, ये तुम्हारा अर्थ है, ये अर्थ है, ये पूरा, जिसका रेडियस है देखिए आर ई, ये रेडियस आर ई, और ये हाइट एच हाइट पे। तो यहां से सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, आर प्लस एच। देखो सेंटर से डिस्टेंस कितना दे दिया, आर प्लस एच। अर्थ विद स्पीड वी नॉट, ऑर्बिटल स्पीड को अपन वी नॉट बोलते, तो फील आता है वी नॉट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर प्लस एच। देखो ये पूरा आर प्लस एच, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड कंसीडर द मास ऑफ द अर्थ इज एम ई। इसको कंसीडर क्या करना, अर्थ का मास एम ई होता है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन अ सैटेलाइट विल बी। तो अब मान लो, बेसिक बात बताता हूं। देखो ये किताबों में ऐसे लिखते हैं, लेकिन अपन ऐसे नहीं समझेंगे, अपन एकदम आराम से चचा के स्टाइल में पढ़ेंगे आज। देखो ये तुम्हारा प्लेनेट, सॉरी प्लेनेट, हाँ अर्थ प्लेनेट। यहाँ पे बैठ जाओ आराम से, और ये मास के ऑब्जेक्ट को लेकर इधर फेंक, ऊपर फेंक दो। कितनी वेलोसिटी ऊपर फेंक दो? क्या पॉसिबल है कि सर्कुलर पाथ पे घूम जाए? क्या ये पॉसिबल है कि सर्कुलर पाथ पे घूम जाए? अरे भाई ऊपर फेंकेगा और सीधा भागेगा, या तो मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा, नहीं तो इन्फिनिटी को निकल के जाएगा। ये पॉसिबल ही नहीं कि सर्कुलर पाथ में घूम जाए। समझ रहे हो? हम पढ़ रहे हैं टॉपिक बता दो, सैटेलाइट मोशन एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। टॉपिक बताऊं पहले तुम्हें मैं। अब यहाँ पे बैठ के ऊपर फेंक दूं, या किसी पर्टिकुलर अर्थ से एच हाइट पे जाके मैं इसको ऊपर फेंक दूं, तो सर एच हाइट पे जाके इसको ऊपर फेंकूं तो ऊपर चला जाएगा। ये ऑर्बिट में कैसे घूमेगा? हाँ तो नहीं घूम पाएगा ऑर्बिट में, ऑर्बिट में नहीं घूम पाएगा। तो ऑर्बिट में अगर मैं घुमाना चाहता हूं तो मैं क्या करूं, बोलो? ऑर्बिट में अगर मैं घुमाना चाहता हूं तो क्या करूं? तो ऑर्बिट में घुमाने के लिए अर्थ के सरफेस पे बैठो, या उससे एच हाइट पे जाओ, सरफेस से एच हाइट पे जाओ, और उसको टेंजेंशियली, टेंजेंशियली किसके टेंजेंशियली, टेंजेंशियली सेंटर से, अर्थ के सेंटर से उस मास को मिलाने वाले लाइन, मतलब रेडियस के परपेंडिकुलर टेंजेंशियली उसको वी नॉट वेलोसिटी दो। और वो वी नॉट वेलोसिटी इतना होना चाहिए कि किसी भी इंस्टेंट पे उस पे लगने वाला फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी नॉट का होल स्क्वायर बाई आर प्लस एच ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाए। तो हर इंस्टेंट पे नेट फोर्स उस पे अगर तुम देखो तो बैलेंस हो जाए, नेट फोर्स बैलेंस हो जाए, मतलब उसी पे बैठ के, जिसको तुम सैटेलाइट पे रामलाल को बिठा दो। कहां पे बिठाओगे सैटेलाइट पे? कहां पे बिठाओगे रामलाल को? सैटेलाइट पे। अरे सर ये अच्छा सैटेलाइट नहीं है, लाल सैटेलाइट। देखो इसी पे रामलाल को बिठा दो। इसी पे किसको बिठा दो अपन? रामलाल को, रामलाल को बिठा दो, और बोलो किसका एफबीडी बना। रामलाल बोलेगा कि अगर सर्कुलर पाथ में घूम गया, क्योंकि जैसे वी नॉट वेलोसिटी जाएगा तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे खींचेगा, और तुमने वी नॉट वेलोसिटी दिया आगे जाने के लिए, आगे जाने के लिए वी नॉट वेलोसिटी दिया, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींच रहा है, तो इसका नेट डायरेक्शन ऑफ मोशन कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो पाथ कैसा हुआ? ये सर्कुलर, इलिप्टिकल पाथ नहीं है।
इलेक्ट्रिकल पाथ प्लैनेटरी मोशन, यहाँ पे पाथ सर्कुलर लिया। तो इस सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए अगर तुम वहीं पे रामलाल को बैठ देखो, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तुम वहां बैठ के देखोगे तुम नॉन यूनिवर्सल फ्रेम होगे, बाहर की तरफ फोर्स लगाओगे एमबी स्क्वायर बी आर। अगर तुम बाहर से देखोगे तो बोलोगे अंदर की तरफ एक फोर्स लगना चाहिए, वो फोर्स लगेगा एमबी स्क्वायर बी आर और वो ग्रेविटेशनल फोर्स पूरा करेगा। तो ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बनेगा जहां पे एम से एम कैंसिल। अरे भाई, तो अगर बाहर से बैठ के देख रहा है तो कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो उस पर नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए, और उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होनी चाहिए मास इनटू उसका एक्सीलरेशन। तो मास इनटू उसका एक्सीलरेशन, और वो इसके बराबर होगा। चलो उसके बराबर आ गया। अब यहां से स्क्वायर से इससे कैंसिल होगा तो ये इससे कैंसिल होगा, ये बढ़ेगा। तो वी नॉट की वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल टू रूट अंडर जी एम ई बटा आर प्लस एच। जी एम ई बटा आर प्लस एच। अगर आप एग्जैक्टली अर्थ सरफेस पे बात करेंगे, एट अर्थ सरफेस एग्जैक्टली अर्थ सरफेस पे बैठ के अगर आप देखेंगे तो वहां पे एच की वैल्यू हो जाएगी 0, और एच की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ऑर्बिटल वेलोसिटी आएगा रूट अंडर जी एम ई बाई आर। जी एम ई बाई आर क्या हो जाएगा इसकी वेलोसिटी? जी एम ई बाई आर। सर ये जी एम ई बाई आर कुछ देखा देखा लग रहा है। कहां देखा है भाई, कहां? सर हमने ये देखा है पिछली क्लास में। सर स्केप वेलोसिटी वाले केस में हमने ये देखा है। कहां देखा है बेटा? स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी सर होता था, याद करिए, स्केप वेलोसिटी होता था रूट अंडर 2 जी एम बाई आर। हाँ, अर्थ सरफेस से, अर्थ सरफेस पे बैठ गए तो सेंटर से डिस्टेंस आर लिया था। हाँ हाँ हाँ, यही स्केप। अच्छा सर, और अभी आपने पढ़ा है ऑर्बिटल, रूट अंडर जी एम बाई आर। अगर सर मैं इन दोनों को भाग डिवाइड कर दूं, ऑर्बिटल, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं, इन दोनों को जैसे मैं डिवाइड करूंगा तो ये होगा वीई बाई वी नॉट इज इक्वल टू जी एम से आर कैंसिल हो जाएगा, जी एम आर कैंसिल कैंसिल, अंग्रेजी मीडियम कैंसिल, और ऊपर बचेगा रूट 2। मीन्स escape velocity is equal to root 2 times of orbital velocity. Escape velocity is equal to root 2 times of orbital velocity. Yes sir, escape velocity is root 2 times of orbital velocity. हाँ भाई, orbital velocity तुमने दिया है तो ऑब्जेक्ट घूमा ही है, भागा थोड़ी ना है। तो ज्यादा कौन होता है सर? escape दूंगा तो निकल लेगा। तुम बैठ के टेंजेंशियली दो या परपेंडिकुलर दो, escape अगर दिए तो भाग जाएगा, escape velocity दिए तो निकल लेगा, लेकिन अपने को निकालना नहीं है, अपने को सर्कुलर पाथ में घुमाना है। मींस ऑब्वियस सी बात है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी एस्केप से कम होगा। कितना कम होगा? रूट 2 टाइम्स। अगर मैं परसेंटेज पूछूं तो एस्केप वेलोसिटी इज 41% ग्रेटर देन ऑर्बिटल वेलोसिटी। कितना परसेंट ज्यादा है? 41%। सर कैसे पता? अरे रामलाल निकाल के देखेगा कि एमआर स्टार से देखेगा। परसेंटेज चेंज वाला एमआर स्टार एक जबरदस्त है, मैं सिखाऊंगा किसी दिन। बेटा क्रैश कोर्स में समय नहीं मिल रहा, परसेंटेज चेंज वाला एमआर स्टार ऐसा सिखाऊंगा ना कि सवाल देख के तो आंसर बताएगा। कितने लोगों को फील आएगी 41% ज्यादा है? नहीं आया? एक दिन बताऊंगा, आएगा एक दिन, सारी चीजें बताऊंगा बेटा। फिर इसमें बहुत सारी चीजें, और अपने पास समय भी है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और एक चीज बात, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, नीट का एग्जाम 2 बार हो, 3 बार हो या 6 बार होगा तो पढ़ा हुआ काम आएगा। तो आपको ये पता होना जरूरी है कि एग्जाम कितनी बार होगा, बिल्कुल जरूरी है आपको। आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो उसका ऑथेंटिक न्यूज आपके तक आना चाहिए। लेकिन तुम्हें जल्दी किस बात की है भाई? पढ़ने की तो जल्दी नहीं होती, लेक्चर में तो लैगिंग आ जाता है, लेकिन न्यूज में लैगिंग नहीं आना चाहिए। वाह यार सर, नीट के अपडेट के न्यूज में लैगिंग नहीं आना चाहिए, वो तुमको तुरंत चाहिए, न्यूज तुमको तुरंत चाहिए, लेकिन लेक्चर में बड़ा लैगिंग आ रहा है। कूट दूंगा, उठा के फेंक दूंगा युगांडा की घाटियों में, मजाक नहीं कर रहा मैं। ध्यान से सुनिए इस बात को, आपका काम है पढ़ाई करना, और नीट 6 बार हो जाए या 20 बार हो जाए या 2 बार हो जाए या 1 बार हो जाए, काम आएगा आपका पढ़ा हुआ। अब पढ़िए, 2-4 दिन में पिक्चर क्लियर हो जाएगा, है ना। वो पता नहीं जी कौन सा नशा करते हैं और नशा करके वो कुछ भी बोल जाते हैं, कुछ ऐसा हम सोच रहे हैं और पूरी दुनिया लगा देती है कि अच्छा ऐसा हो जाएगा। भैया वो कल सुबह उठते हैं कि अच्छा क्या बोल दिया, अरे बोलो बोलो भैया कि सिलेबस कम नहीं हुआ, जल्दी जल्दी बोलो। तो फिर आके बोलते हैं जल्दी जल्दी सिलेबस की, अब नीट का सिलेबस और आईटी का सिलेबस कम नहीं हुआ है, उतना ही होगा, बोर्ड का कम था। और इस चक्कर में 2 दिन तक तुम इधर उधर घूम के अपना टाइम खराब कर देते हो। तो नीट अगर 2 बार हो ही जाएगा तो क्या होगा, तुम्हारे सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा? और नीट अगर 1 ही बार हो रहा है तो क्या फर्क पड़ेगा? नीट तो देना ही पड़ेगा आपको। तो थोड़ा पैटर्न अलग होगा। अच्छा पैटर्न XYZ कुछ भी होगा,
पढ़ोगे तभी ना दोगे पेपर अच्छे से। तो बेटा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। आज मार्केट में जो भी न्यूज़ चल रहा है उसके लिए इधर उधर मत भागो। 2 दिन बाद ऑथेंटिक न्यूज़ घर वाले तुमको खुद बता दें, मैं बता दूंगा। मेरे पे भरोसा करते हो क्या? मेरे पे अगर भरोसा कर लो, थोड़ा सा भी रिक्वेस्ट कर लो, अगर भरोसा करते हो तो इन सब चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान मत दो। पढ़ाई पे ध्यान दो। हम भी मेहनत कर रहे हैं, तुम भी मेहनत करो, जान लगा के हम मेहनत करेंगे और इतिहास बनाएंगे, बहुत बड़ा इतिहास बनाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ होगा मैं आपको बता दूँ। छोड़ो, तुम अपना दिमाग मत खराब करो, पूरा यहाँ पे एंगेज करो। और इधर उधर भागता हुआ कोई भी मुझे दिख गया ना कि सर नीट की